क्लास 9th का बायोलॉजी का सेल का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है वो देखने वाले हैं। वन शॉट पूरा का पूरा जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है डिकी इंस्टीट्यूट के पेज पे। और आज जो है वो हम लोग एनसीईआरटी का जो है वो सेल चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन विद एक्सरसाइज। कंप्लीट आंसर्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। तो सबसे पहला सवाल है, किसने जो है वो सेल को डिस्कवर किया था और कैसे? तो याद रखो, सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। और उसने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो पेड़ की छाल जो कॉर्क होती है उसका स्ट्रक्चर जो है वो विजुअलाइज किया था। और इस तरीके से जो है वो उसने सेल का डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले किया था। तो यहां पे हम लोग इसका आंसर जो है वो पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ही examined a thin slice of cork and saw the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many compartments। तो सेल का बेसिक मतलब ही हम लोगों के पास एक कंपार्टमेंट है, एक रीजन है। तो उसने जब इसको क्रूड माइक्रोस्कोप से या सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से एनालाइज किया तो उसने देखा कि इसका हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसका फॉर्म हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो है वो एक पर्टिकुलर कॉर्क के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसका उसने नाम जो है वो सेल के नाम से जो है वो उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। और इसके बाद हम लोगों के पास सबसे पहला पॉइंट है जो आपको जानना है, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक स्ट्रक्चरल और एक जो है वो फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एक बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर सबसे छोटी चीज जो बार बार अपने आप को रिपीट करके एक पूरा का पूरा बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रही है वो सेल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग घर की बात करें, घर कैसे बनता है, तो घर ईंटों से जो है वो वॉल का फॉर्मेशन होता है, वॉल से जो है वो रूम्स का फॉर्मेशन होता है, रूम्स मिलके जो है वो घर बनाते हैं। ऐसे ही सेल्स से जो है वो हम लोग टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का जो है वो बिल्डअप कर रही है वो हम लोगों के पास सेल है, इसीलिए इसको जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो बोला गया। और दूसरा ये फंक्शनल क्यों है, क्योंकि सारे के सारे देखो हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शन जो है वो एक टाइम पे मैनेज कर रही है। ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो उन सारे के सारे फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसीलिए बॉडी जो है वो लिविंग रहती है और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो भी जरूरी है वो सारी की सारी एक्टिविटीज को जो है वो करती रहती है। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर पढ़े तो लिविंग सेल्स हैव सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विच आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, जैसे मेकिंग अ न्यू मटेरियल, रिलीज वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये इस तरह का काम जो है वो कर रही है। दस अ सेल कैन परफॉर्म फंक्शंस with the help of these organelles, that is why they are called as structural and functional unit। तो इसके अंदर structural unit के लिए हम लोग एक और लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं कि whole structure of the body is made up of cells, it is the smallest unit which is repeating itself and in a such a manner that it performs specific functions of the body। ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरीके से जो है वो रिपीट कर रही है ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी को जो है वो परफॉर्म कर सके। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम को जो है वो परफॉर्म करती हैं, इसीलिए सेल जो है वो एक फंक्शनल यूनिट भी हम लोगों के पास जो है वो बोला जाता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पेज के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वाटर है, वो इन एंड आउट सेल से कैसे जो है वो मूव कर जाते हैं। देखो हम लोग सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर तक कैसे जो है वो पहुंच रही है। तो हमारे पास यूजुअली दो फिनोमिना जो है वो रहते हैं। पहले मैं इसका आंसर जो है यहां से पढ़ लेता हूं। सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब बाहर इसके जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की लो होती है, जिसके कंपैरिजन में जो है सेल के अंदर के अगर साथ में जो है वो हम लोग कंपैरिजन करें तो ये मेन लाइन है यहां पे कि जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशंस है इनसाइड और आउटसाइड द सेल
वो कार्बन डाइऑक्साइड को हेल्प कर रहा है मूव करने में एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से एक लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ, जिसको हम लोग जो है वो डिफ्यूजन बोल देते हैं। तो किस तरह से जो है वो हम लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मूव कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, क्योंकि सेल के अंदर रेस्पिरेशन टेक प्लेस कर रही है, जिसका एक बाई प्रोडक्ट होता है हम लोगों के पास CO2। अब सेल के अंदर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और बाहर सेल के जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है वो हम लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी। ऐसे ही जो वाटर का मूवमेंट है वो भी हम लोगों के पास जहां पे ज्यादा पानी है वहां से पानी जो है वो कम वाले रीजन की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इसमें आप ऑस्मोसिस को भी जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन टुगेदर जो है वो हेल्प कर रहे हैं चीजों के सब्सटेंसेस को इन एंड आउट जो है वो मूव करने के लिए। तो ऑस्मोसिस के अंदर बस डिफरेंस इतना है कि ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो चाहिए होती है, जिसके अंदर से जो है वो मूवमेंट टेक प्लेस कर रहा, जबकि हम लोगों के पास डिफ्यूजन के अंदर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन टुगेदर हेल्प्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल जो है ये हम लोगों के पास आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्यों सेलेक्टिवली परमिएबल है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेल की आउटर कवरिंग को जो है वो बना के बैठी हुई है। कोई भी सब्सटेंस जो सेल के अंदर एंटर कर रहा है या सेल को लीव कर रहा है, वो सब्सटेंस एटलीस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस कर रहा है। अब देखो, प्रोटेक्शन सबके लिए जो है वो जरूरी है, तो सेल भी अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। इवन बॉडी के अंदर भी सेल को जो है वो खतरा है, ताकि आलतू फालतू सब्सटेंसेस जो है वो उसके अंदर ना मूव करें। तो कौन सा सब्सटेंस कब, कहां, कैसे और कितने अमाउंट में सेल के अंदर जो है वो एंटर करेगा, वो सेल ही डिसाइड करेगा। तो उसके लिए सेल के अंदर एक आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो कौन सा सब्सटेंस इन हो रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक करेगा, और कौन सा सब्सटेंस कब, कहां, कैसे और कितने अमाउंट में सेल की बॉडी से बाहर जाएगा, अगर उसकी जरूरत नहीं है, तो ये जो है वो हम लोगों के पास सेल ही कंट्रोल कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जो है वो कंट्रोल कर ले। तो इन एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल्स, कौन होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, यूजफुल सब्सटेंसेस ताकि बाहर ना चले जाएं, या हार्मफुल सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर ना कर जाएं जो नहीं जरूरी हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हम लोगों के पास कंट्रोल करती है। इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्ट करके जो है वो परमिएबिलिटी को अलाउ करती है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक डिफरेंस जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे मेंशन्ड है इन टेक्स्ट के अंदर, और जनरली इनकी जो साइज होता है वो 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर के बराबर होता है, और इसका जो है वो इतना रहता है। हमें देखना है न्यूक्लियर रीजन यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। आप लोग जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कहां पे न्यूक्लियर रीजन जो है वो प्रेजेंट है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। नॉट अ वेल डिफाइंड रीजन जो है वो इसके अंदर रहेगा, तो न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट सराउंडेड बाय एंड इज नॉट सराउंडेड, किससे सराउंडेड, बाय, इसका बिल्कुल उल्टा लिखना है अपने को, बाय क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जो है वो सराउंडेड नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियर रीजन इज नॉट डिफाइंड एंड इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसी चीजों को ना हम लोग अपने पास एक और टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोइड है जिसके अंदर सेलुलर रीजन जो है वो, न्यूक्लियर रीजन जो है वो डिफाइंड नहीं होता, सिंपली न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और कोई भी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम है, इसके अंदर ज्यादा क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है वो हम लोगों के पास देखा जाए तो हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं आर प्रेजेंट, ठीक है। यहां पे अपने आप लिख लेना, यहाँ पे क्या कि सेल ऑर्गेनेलीज की बात जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा फंडा मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ऐसी कौन सी हमारे पास दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है।
तो याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिड्स जो है सॉरी, वो सेमी ऑटोनोमस होते हैं, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पावर हाउस है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लास्टिड्स जो है वो पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस वाली एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, तो सेल इसके बिना नहीं रह सकते। तो नेचर ने जब डिजाइन किया इनका, तो इनके डिजाइन के अंदर इनको अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो दिया, ताकि आपको अगर जरूरत पड़े तो आपके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटीज जो है वो प्रेजेंट हो, मतलब फिर से अपने आप को दोबारा बनाने की कैपेबिलिटीज जो है वो प्रेजेंट हो। वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स में जो है वो होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ एन ऑर्गेनिज्म सेल organization of the cell is destroyed due to some physical chemical influences, what will happen? अगर एक सेल की ऑर्गेनाइजेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया किसी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस से, तो क्या होगा? देखो, सेल लिविंग सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन बेसिक फंक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस। तो देखो क्यों सेल कोई सर्टेन फंक्शन को जो है वो कर पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक पार्ट्स प्रेजेंट है जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो बोल देते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को, फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो नहीं होगी, अपने बेसिक फंक्शंस को भी नहीं कर पाएगा और कुछ टाइम के बाद जो है वो सेल मर जाएगा, ठीक है। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम्स को जो है वो सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बिना सेल का पेपर जो है वो यूजुअली टीचर्स नहीं बनाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हम लोगों के पास होता है। देखो, लाइसोसोम्स कंटेन एक एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोसोम के अंदर, जिसको हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो बोलते हैं। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इतना खतरनाक है, ये किसी भी चीज को खा सकता है, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ ऐसा मटेरियल जो सेल के अंदर कोई भी जो फॉरेन बॉडी इन्वेड कर रही है उसको खत्म करने की कैपेबिलिटी, मतलब इतना खतरनाक केमिकल है, काइंड ऑफ जहर है, जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर रहा है उसको खत्म करने की कैपेबिलिटी जो है ये रखता है। हाइड्रोलेज इस एंजाइम का नाम जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो कोई भी ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर एंटर कर रहा है इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसको ब्रेक डाउन जो है वो कर देता है। सेल गेट्स डैमेज्ड, अगर कोई सेल जो है वो डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है और उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो उसी के अपने सेल को भी खाने की कैपेबिलिटी जो है वो रखता है। मान लो सेल जो है वो बाकी सेल्स को खराब कर रहा है तो लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट कर जाएगा, उसके अंदर से जितना भी हाइड्रोलेज और ये वाले एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर फैल जाएंगे और सबको जो है वो खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो इतनी खतरनाक कैपेबिलिटीज जो है वो इसको हम लोगों के पास जो है वो नेचर ने दे रखी हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स भी जो है वो बोला जाता है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर फंडा जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आ रहा है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। एक ही प्रोटीन फैक्ट्री है भैया सेल के अंदर, तो राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्रीज जो है वो सेल के अंदर रहती हैं। तो जितना भी प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है वो राइबोसोम्स जो है वो करते हैं, और राइबोसोम्स यूजुअली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर जो है वो अटैच रहते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हम लोग बोल रहे होते हैं। तो सारा का सारा जो भी प्रोटीन के सिंथेसिस का काम है ये राइबोसोम्स ही हम लोगों के पास जो है वो करते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, और इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि कंपेयर करो प्लांट सेल और एनिमल सेल को। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो है वो क्या डिफरेंसेस हैं या क्या कंपैरिजन है। देखो, प्लांट सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, क्योंकि प्लांट्स यूजुअली ना चल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, तो नेचर ने उसको एक डबल प्रोटेक्शन का सिस्टम जो है वो दे रखा है, जिसको हम लोग जो है वो सेल वॉल बोल देते हैं, ठीक है। सेल वॉल एनिमल्स के अंदर बिल्कुल भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल्स एक रेगुलर शेप के रहते हैं, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर कब, कहां, कैसे, किस जगह पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है वहां के हिसाब से जो है वो हम लोगों के पास एनिमल सेल्स की शेप्स जो है वो डिफाइन रहती है, ठीक है। आपने नर्व सेल देखा होगा, इतना लंबा है और आगे से एक साइटोन जैसा स्ट्रक्चर है और पीछे से एक लंबी पाइप है और फिर बाल जो है वो निकले हुए हैं, छोटे छोटे डेंड्राइट्स जिसको हम लोग जो है वो बोल देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो इररेगुलर शेप्स के जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये यूजुअली एनिमल सेल्स से बड़े साइज के जो है वो हमारे पास रहते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स हम लोगों के पास जो है वो ज्यादा करनी पड़ती हैं प्लांट्स को, और
एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो हम लोगों के पास ये स्मॉलर साइज के जो है वो होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लास्टिड्स जो है वो इसमें प्रेजेंट रहता है, जो कि बहुत सारी सन की सोलर एनर्जी को ट्रैप करके जो है वो फूड का या ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। जबकि अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूं तो एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं, यहां पे इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि यूग्लिना का है, तो इसके अंदर जो है वो एनिमल सेल्स में जो एनिमल सेल है और इसके अंदर जो है वो प्लास्टिड प्रेजेंट है। परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स बहुत ज्यादा नंबर में है, टेम्परेरी है और स्मॉल है। जब किसी चीज का स्टोरेज जो है वो करना है तो वैक्यूल का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। बहुत सारे सिंपल यूनिट्स हैं, गोल्जी अपरेटस है जिसको डिक्टोसोम्स बोलते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। और अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी अपरेटस इज प्रेजेंट। तो गोल्जी अपरेटस प्लांट्स का और एनिमल्स का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो जो प्लांट के अंदर गोल्जी अपरेटस जो है वो रहता है उसको हम लोग डिक्टोसोम्स जो है वो बोल देते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर एक सिंपल हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट जो है वो गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोगों के पास डिफरेंसेस आते हैं किसमें, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट भी, कई बार पेपर में आ जाता है। तो प्रोक्रियोट्स वो होते हैं जिसके अंदर सेलुलर रीजन जो है वो डिफाइंड नहीं होता, सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज तो प्रेजेंट है लेकिन मेम्ब्रेन्स जो है वो उसकी नहीं है। बहुत प्रिमिटिव टाइप का कलेक्शन जो है ये सेल्स का है जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं है। बहुत जब नेचर जस्ट बनी थी तो सामान सारा जो है वो डाल दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दायरे डिफाइन नहीं किए थे, सब जगह पे कोई भी कहीं भी कैसे भी घुसा हुआ था। तो लेकिन ये जो यूक्रियोट्स की बात करें ये थोड़े से लेटेस्ट सेल्स हैं जो बाद में इवॉल्व किए हैं, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। हर चीज जो है वो एक मेम्ब्रेन में एक डिफाइंड रीजन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। इनके अगर साइज की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास होता है और इसका साइज जो है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर जो है वो होता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोइड जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ भी डिफाइंड नहीं है और हम लोगों के पास जो है वो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस का सारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा लेकिन मेम्ब्रेन उसकी जो है जो जो मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर और इसमें ज्यादा क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज रहती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। बहुत प्रिमिटिव में साइनोबैक्टीरियाज या बैक्टीरियाज जो है वो आ जाते हैं। इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं जिन्होंने एक टाइम के बाद इवॉल्व कर करके बहुत सारे एक्टिविटीज और फीचर्स अपने अंदर जो है वो डेवलप किए इस नेचर के अंदर जो है वो सर्वाइव करने के लिए। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस भी आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इस तरह के सवाल जो है ना वो कई बार पूछ लिए जाते हैं कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाए या टूट जाए तो क्या होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इसके अंदर जो है ना वो यूजेस पूछ रहा है कि अगर ये नहीं है तो क्या होगा। तो बट ऑब्वियसली हमें उसके यूजेस जो है वो गिनाने हैं। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही टूट गई तो हमने अभी डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कौन कहां कैसे कितने अमाउंट में सेल के अंदर एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिसाइड कर रही है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं है तो सेल के अंदर कोई भी कभी भी कैसे भी कहीं भी घुस जाएगा तो हार्मफुल सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस सेल को लीव कर सकते हैं, कोई रोकने वाला जो है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से सेल अपनी शेप खराब कर देगा और सारी की सारी एक्सटर्नली चीजें जो है वो मूव आउट कर जाएंगी और अल्टीमेटली सेल जो है वो खत्म होने की कगार पे जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लाइन टू लाइन यहां से जो है वो पढ़ लेते हैं। तो सारे यूजफुल सब्सटेंसेस सेल के बाहर चले जाएंगे क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा सेल के कंटेंट में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सब बिखरा पड़ा है, फैला पड़ा है और सेल विल क्लोज इट्स नॉर्मल शेप। जो सेल अपनी नॉर्मल शेप को खत्म कर देगा और हम लोगों के पास जो है उसकी अल्टीमेटली डेथ जो है वो हो जाएगी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर जो है वो हो जाती है। ठीक है, इसमें ना ये जो टर्म लिखा था ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सेल विल क्लोज इट्स नॉर्मल शेप। तो इसने अपनी जो नॉर्मल शेप थी उसको खत्म कर दिया और जो है वो अपने पास, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द सेल विल अल्टीमेटली डाई, द सेल विल अल्टीमेटली जो है वो क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। ठीक है, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रप्चर जो है वो होगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है।
उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो दूसरे तरीके से ही पूछा हुआ, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन पूछ रखा है, तरीका थोड़ा सा अलग है। तो गोल्जी अपरेटस के फंक्शन देखो, जो पैकेजिंग डिस्पैचिंग जो मटेरियल्स की प्रोटीन्स की डिफरेंट साइट्स पे रिक्वायरमेंट जो है वो इन एंड आउट ऑफ द सेल रहती है, वो सारी की सारी गोल्जी अपरेटस जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अगर गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट नहीं होगा तो ये एक जो एक्टिविटी है, ये मेजर सेटबैक जो है वो इसको रहेगा। दूसरा, द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड लेटर। तो जो सेल के प्रोडक्ट्स है, क्योंकि इसका मेन काम मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जो चीज की मान लो एक रॉ मटेरियल जो है वो बन गया, उसको मॉडिफाई कर करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोल्जी अपरेटस जो है वो काम कर रहा होता है। तो मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट्स का नहीं होगा। गोल्जी अपरेटस का मेन काम लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन के अंदर रहता है, जिसको हम लोग सुसाइड बैग्स जो है वो बोलते हैं। तो फॉरेन इन्वेजन्स जो है वो सेल के अंदर बढ़ सकते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स ही प्रेजेंट नहीं होगा। तो दिस विल कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ वॉर्न आउट और डेड सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो रहेंगी, जिससे सेल जो है वो अल्टीमेट, देखो हर चीज जरूरी है सेल के लिए, हर एक का अपना अपना फंक्शन है। कोई भी एक पार्ट जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा या मिसिंग होगा तो बहुत सारे फंक्शंस को जो है वो इंपैक्ट करेगा। अब जब फंक्शन इंपैक्ट होंगे तो सेल अल्टीमेटली अच्छे से काम नहीं करेगा और वो एक डेथ की ओर या डेड होने की ओर जो है वो मूव करेगा। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज को जो है वो हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों के पास जो है वो पावर हाउस है सेल का। इसका क्या काम रहता है, इसके अंदर बहुत अच्छे तगड़े एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी करेंसी की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग जो है वो एटीपी बोल देते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो रहता है। ये एनर्जी सेल की बॉडी जो है वो बहुत सारे नए केमिकल कंपाउंड्स, बहुत सारी एक्टिविटीज को करने में काम, देखो हर चीज के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो मेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो कर रहा है, और उस एनर्जी को जो है वो एटीपीज की फॉर्म में जो है वो स्टोर कर रहा है, ताकि कभी भी कहीं भी अगर रिक्वायरमेंट रहता है एनर्जी का तो उन एटीपीज को खर्च करके, यूज करके, क्योंकि वो एनर्जी करेंसीज हैं, वहां से एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारी सेल की एक्टिविटीज का काम जो है वो करने का हम लोगों के पास रहता है। तो दिस इज द रीजन ये पावर हाउस जो है वो हम लोग इसको बोलते हैं। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी, ये वाला सवाल भी आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट्स सिंथेसाइज्ड। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज्ड होते हैं तो ये अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। देखो प्रोटीन्स का मेन काम राइबोसोम से रिलेटेड है, जहां पे भी राइबोसोम होगा वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो हो सकता है। अब राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक स्पेशल टाइप कैटेगरी होती है, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बोलते हैं। अब ये रफ क्यों है, जैसे देखो ये यहाँ पे एम्बोज्ड है, ठीक है, एम्बोज्ड है, तो इसके सरफेस के ऊपर जो है वो राइबोसोम एम्बोज्ड है, जो उसको रफ जो है वो बना रहा है, और वो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है वो फॉर्म करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में जो है वो हेल्प कर रहा है। अब जो हमारे पास लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा है, वो लिपिड्स का जो सिंथेसिस है वो एससीआर के अंदर जो है वो होता है। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहां पे लिपिड्स का सिंथेसिस जो है वो हो रहा है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये भी जो है वो क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल इसके अंदर आ रहा है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा जो है वो अपना खाना जो है वो कैसे ऑब्टेन करता है। देखो मान लो ये अमीबा की शेप है और इसके सामने जो है वो फूड का मॉलिक्यूल जो है वो आया और ये इसका न्यूक्लियस है। तो अमीबा क्या करेगा, ये जो फूड का मॉलिक्यूल आया इसको एनगल्फ करने की तैयारी जो है वो शुरू कर देगा। मतलब इसके एक नकली से पैर आ जाएंगे या हाथ आ जाएंगे जो उस खाने को जो है वो एनगल्फ कर लेंगे। एक टाइम के बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये खाने का जो है वो पार्टिकल अमीबा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और हम लोगों के पास ये तो अमीबा का न्यूक्लियस है ही है, और दिस विल एक्ट एज अ फूड वैक्यूल। जो खाने का जो पार्टिकल है वो अमीबा के अंदर गया, वो फूड वैक्यूल बना देगा। धीरे धीरे फूड वैक्यूल यहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा और अमीबा की बॉडी के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जो है वो पूरा का पूरा खुल रहा है और हम लोगों के पास बाहर से खाना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली बॉडी के अंदर जो है वो एंटर कर रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग जो है वो अपने पास एंडोसाइटोसिस बोल देते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखा रहा है जो अमीबा की बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो खाने को जो है वो एनगल्फ कर पा रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये ऑस्मोसिस जो है वो क्या होता है। ऑस्मोसिस हम लोगों के पास क्या है, ऑस्मोसिस बेसिकली मूवमेंट हो रहा है किस चीज का, वाटर के मॉलिक्यूल्स का। कहां से कहां, हायर रीजन है जहां पे वाटर का, हायर कॉन्सेंट्रेशन है जहां पे वाटर की, टुवर्ड्स कहां पे, जहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देख लो, यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो है वो मेरे पास वाटर प्रेजेंट है, और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो है वो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और ये बीच में एक झिल्ली टाइप का, मेम्ब्रेन टाइप का जो है वो लगा हुआ है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ एंटर करना, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, उस चीज को हम लोग जो है वो डिफ्यूजन बोल देते हैं। और याद रखो इसके अंदर सिर्फ मूवमेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स का ही हो रहा है, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपको मेंशन करनी है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर लिखनी है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखनी, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन किया तो पानी कम होगा, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन किया तो पानी ज्यादा होगा। इसलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो आपको सिंपली लिख देना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जहां पे पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पानी ज्यादा प्रेजेंट है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो इसका मूवमेंट होना, उसको हम लोग जो है वो ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको ध्यान से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। क्या लिखा हुआ, सबसे पहले पढ़ो, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, टेक 4 पील्ड पोटैटोज, छिले हुए जो है वो आप आलू लो, हाफ्स एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक अ पोटैटो कप। ठीक है, और वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम द बॉइल्ड पोटैटो, पुट दीज पोटैटो कप्स इन द ट्रो कंटेनिंग वाटर, नाउ कीप A empty, put 1 teaspoon of sugar in B, put 1 teaspoon of sugar in C, put 1 teaspoon of sugar in the boiled potato cup D। ठीक है, और 2 घंटे के लिए जो है वो इसको रख दो, तो हमारे पास जो है वो क्या होगा। तो इसके अंदर अगर मैं आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको 4 पोटैटोज जो है वो लेने हैं, A, और उसके बाद हम लोगों के पास B पोटैटो आ गया, C पोटैटो आ गया, और हमारे पास जो है वो कौन से वाला जो है पोटैटो हो गया, हमारे पास डी पोटैटो जो है वो हो गया। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं सारा। ए के अंदर ए को एम्प्टी रखा, बी के अंदर 1 टीस्पून शुगर का जो है वो हमने डाल दिया, तो इसके अंदर हमने क्या डाल दी, शुगर जो है वो डाल दी। ठीक है, इसके अंदर भी हमने क्या ऐड कर दिया, शुगर जो है वो ऐड कर दिया, और पुट 1 टीस्पून शुगर जो है वो इसके अंदर भी ऐड कर दी। तो तीनों के अंदर हमने जो है वो शुगर ऐड कर दी। ये कौन से वाला केस है, ये बॉइल्ड वाला केस है, और बाकी जो है ये एम्प्टी रखा गया। और देखो मैं आपको समझा देता हूं, जैसे हमने शुगर ऐड की ना, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब होगा क्या, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि सेल है, ये सेल का कंपार्टमेंट है, और बाहर जो है वो इसके शुगर प्रेजेंट है। शुगर प्रेजेंट होने की वजह से जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है पानी की वो कम है, क्योंकि उसमें शुगर प्रेजेंट है, और अंदर सेल के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सेल के अंदर से पानी निकल के शुगर वाली साइड पे जो है वो एंटर कर जाएगा। ठीक है, क्यों एंटर कर जाएगा, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्यों टेक प्लेस कर रहा है, क्योंकि सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सेल के बाहर पानी, शुगर है तो सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन पानी की कम है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास सेल के अंदर से पानी सेल के बाहर चला जाएगा। और थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, मैं इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको कर देता हूं सारा। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि इस पोटैटो वाले कप के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो आ गया, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से ये जो है वो एक्ट कर रहा है। और इस वाले कप में भी जो है वो यही होगा, पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्यों रखा, ताकि हम लोग कंपेयर कर सके कि भैया पानी आया है कि नहीं आया, क्योंकि ये एक कंपैरिजन के लिए रखा गया है। इसीलिए इसके अंदर कुछ भी हमने जो है वो नहीं डाला, ताकि इसमें जब पानी आए तो हम लोग देख सके कि इसको डिफरेंशिएट कर सके कि कितना पानी जो है वो आ रहा है। अब डी, जब भी हम लोग बॉइलिंग कर देते हैं ना, एक चीज याद रखो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जो है वो रप्चर हो जाती है बॉइलिंग से, उससे सेमी परमिएबिलिटी जो है वो उसकी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह जो है वो एंटर नहीं करेगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही जो है वो हम लोगों के पास रप्चर हो जाएगी। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये जो है वो फंडा क्लियर है। अब इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं, इसने क्या जो है वो एक्सप्लेनेशन मांग रखी है। फर्स्ट पॉइंट देखो, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलो पोर्शंस ऑफ बी एंड डी। तो वाटर क्यों गैदर कर रहा है होलो पोर्शंस बी एंड डी पे, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की जो है वो हम लोगों के पास हायर इनसाइड द कप एज कंपेयर टू द वाटर आउटसाइड द कप, हेंस
वाटर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। इसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस जो है वो बोल देते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन जो है वो आपको कर दिया। और दूसरा देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पोटैटो जो है वो कंट्रोल कर रहा है एक्सपेरिमेंट को, कंपेयर करने में जो है वो हेल्प कर रहा है। उसके बाद तीसरा, ए और डी के अंदर वो कंपैरिजन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों के पास बॉइलिंग करेंगे हम लोग, तो बॉइलिंग से हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के डिस्ट्रॉय होने से जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो अक्कर ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम लोगों के पास डी के अंदर कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा। फंडा सिंपल सा है, मैं जूम करके चल रहा हूं, जो है वो क्लियर है। जो मैंने पीछे डायग्राम देख के बनाया था वहां से आप जो है वो इसको समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, और हम लोगों के पास क्या है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड है, और कौन सी सेल और जो सेल डिवीजन है वो हम लोगों के पास गैमीट्स के फॉर्मेशंस के लिए जो है वो रहती है। तो याद रखो, माइटोसिस एक सेल जो है वो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी जो है वो कर रही होती है। माइटोसिस के ड्यूरिंग जो है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल जो है वो दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एक से मेरे पास दो सेल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, और कहीं पे भी रिप्लेसमेंट करना हो, कुछ भी रिपेयर की एक्टिविटी करनी हो, तो ये सब जो है वो माइटोसिस का काम रहता है, और जिसका सेम जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर्स जो है वो फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। ताकि मतलब मान लो एक सेल खराब हो गया तो यहाँ से एक से दो सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल सेल्स जो है वो रहते हैं, इसलिए रिपेयर वगैरह का काम काफी अच्छे से हो जाता है। और म्यूसिस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में जो है वो हेल्प कर रहा है। म्यूसिस जो है वो सेल डिवीजन है जो रिड्यूस कर देती है क्रोमोसोम्स को हाफ से, और 4 जेनेटिकली डाइवर्स, आइडेंटिकल नहीं है यहाँ पे देखो, डाइवर्स डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। और ये सेल्स जो हैं आर गैमीट्स विच फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर होती है, तो क्रोमोसोम्स जो है वो रिस्टोर्ड रहते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर, ठीक है। तो आप इसके अंदर एक चीज समझ लो, क्योंकि 9th लेवल पे ये थोड़ा क्रोमोसोमल एक्टिविटी कैसे हाफ हो रही है, कैसे जो है वो बढ़ रही है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसमें ये लिखो कि यहाँ पे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे 4 जो है वो डाइवर्स डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और इसके अंदर जो है वो सेल डिवीजन ज्यादा नंबर में हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रह रही है। गैमीट्स के फॉर्मेशन में म्यूसिस जो है वो हेल्प करता है, जबकि रिपेयर का पार्ट जो है वो सारा का सारा किसके कंट्रोल में जो है वो रहता है, वो माइटोसिस के कंट्रोल में जो है वो रहता है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एनसीईआरटी के सारे सेल वाले क्वेश्चंस जो है वो आपको क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी वीडियोस भी चेकआउट करें, सेल्स के वन शॉट और बाकी बहुत सारे क्लास 9th के वन शॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।